कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। अनुपम की वर्तनी गलत लिखे हैं, वो मैंने ठीक करके लिख दिया है उन बच्चों की कॉपियों में, ठीक है। और प्रश्न उत्तर में 3 अंक के लिए ये एक पंक्ति का आंसर तो कतई न लिखें। आपकी कॉपी ही इस बात का सूचक है, इस बात का प्रमाण है कि आप कितना क्या लिखे हैं। देख लीजिए और देख कर तब तय कीजिए कि हाँ जो नंबर दिया गया है क्या आप उसी नंबर के लायक हैं। 10 में आप 2 और 3 के लायक हैं। हाँ, क्यों इतना कम नंबर आएगा जब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तरह से पढ़ा रही हूँ, उसी में कोई बच्चा 10 में 10 ला रहा है और कोई नहीं, अधिक बच्चे 10 में 10 ला रहे हैं, 9 ला रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप लोग ना क्लास करते हैं, और अगर क्लास नहीं करते हैं तो फिर कैसे आप संभव हो पाएगा कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। हिंदी की ये स्थिति है तो मैं सहज ही अंदाजा लगा सकती हूँ कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस जिसमें और समझने की जरूरत है, जो आपकी अपनी मातृभाषा नहीं है, तो फिर उसमें कैसे आप अच्छा करेंगे। तो इस तरह से कम ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई के प्रति फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। समय बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो एकदम ऑफ करके रखते हैं आप लोग। पढ़ाई की शुरुआत ही सुबह हुई हिंदी की कक्षा से और आप सबका वीडियो ऑफ रहता है। वीडियो ऑफ ना रखें। चलिए, ओपन योर वीडियो। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने वो चैप्टर उस दिन शुरू किया था जब भोला राम ने पंप लगाया। सब लोग अपनी अपनी वीडियो को ऑन करें और किताब सामने खोल कर रखें, हाथ में पेंसिल रखें और एक नोटबुक भी बगल में खुली रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। अनुशंसा, अर्णव, सात्विक, अपराजिता, ये जितने बच्चे दिख रहे हैं मुझे, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें। आयुष, रतन, भव्या सिंह, चलो सब ऑन करो। आदित्य सिकरवार, आशीष कुमार, अभिनव अभिज्ञान, अंजलि, चलो सब लोग ऑन करो। मुझे भी तो दिखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए ओपन कीजिए सब लोग। यस, गुड। चलिए सभी बच्चे ओपन कीजिए, अपनी अपनी किताब सामने रखिए और पेंसिल के द्वारा उसको आप लोग अंडरलाइन क्या मैंने कर देखते जाएंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसको। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, पेज नंबर 46 देखें। पेज नंबर 46 में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि साहब ने पूछा। मैम ये हाँ बोलो। मैम ये पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। हाँ मैम ये पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। क्या बोल रहे हो, नहीं सुन पा रही हूँ। मैम ये पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। पोर्शन का ये लास्ट चैप्टर कैसे कह दूं मैं, अफेयरली का। अभी मैंने यस मैम। अभी डिसाइड नहीं किया। अभी सारे क्लास 8 में पढ़ाने वाले टीचर से मैं बात करूंगी कि कहाँ तक पढ़ाना है अफेयरली में, ठीक है। क्योंकि 8 तो ये मैं पहला साल पढ़ा रही हूँ ना, तो क्या सिलेबस रहता है क्या नहीं रहता है वो तो मैं पूछना पड़ेगा ना सारे हिंदी मैडम है, अमृता राज मैडम है, पुष्पा ठाकुर मैडम है, सबसे बात करनी होगी। तो मैं बात करूंगी, बता दिया जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ना है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, उसके लिए चिंता ना करें। चलिए, तो यहाँ तक साहब ने पूछा कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है। तो भोला राम ने क्या कहा, इसीलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर, ठीक है। केवल दरख्वास्त, और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है। ये बच्चों, ये जो वाक्य बोलता है सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारी कि दरख्वास्त के साथ और क्या देना पड़ता है, इस वाक्य में क्या अर्थ छिपा हुआ है, क्या से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। इस वाक्य में क्या से रिश्वत का तात्पर्य है? रिश्वत, क्या से रिश्वत का तात्पर्य। हाँ, यानी वो पैसा चाहता था, कुछ रुपया चाहता था, है ना, कि कुछ पैसा मिल जाता। ये नहीं इसका अर्थ होगा कि दरख्वास्त के साथ और क्या देना पड़ता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम है। भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम सरकार, दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। तो उन्होंने कहा, भोला राम ने
कि मुझे तो नहीं पता, सिर्फ जानकारी थी कि दरख्वास्त देना पड़ता है, सो मैं लेकर आ गया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। बस बिजली साहब घूरने लगे और सोचने लगे, और उनकी नजरों का अर्थ ये था कि लगता है कि आप हिंदुस्तान में नहीं रहते। हिंदुस्तान में हर कार्य जो है वो रिश्वत देने पर ही होता है। सरकारी अफसरों को सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए कोई कार्य आसानी से नहीं होता। और बिजली साहब जो थे, उनकी नजरों का अर्थ यही था कि लगता है कि आप यहाँ भारत में या हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो, वह जगह किसकी है? अब जानबूझकर बिजली साहब ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे कि भोला राम नर्वस हो जाए, भोला राम घबरा जाए। भोला साहब घबरा जाएं और घबरा कर और कुछ कुछ ऐसी ऐसी गलत बात बोल दें कि उनका काम जो है वो अड़ंगा लग जाए, और कहते हैं बिजली साहब कि नहीं, आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, जानबूझकर उन्होंने रोड़ा लगाना शुरू कर दिया। क्या कहा कि वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब, उसका नक्शा लाए हो? उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? तो भोलाराम कहता है, नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। तो भोलाराम ने कहा कि नहीं साहब, वो सब तो कुछ नहीं लाया हूँ। बिजली साहब फुसफुसाए, मतलब बिजली साहब जोर से नहीं बोले, एक फुसफुसाना होता है ना, अपने आप नहीं बोलना, पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। अब ये बिजली साहब जो है बोलते हैं कि मुंह उठाए चले आते हैं, कुछ पता नहीं रखता है। तो क्या वास्तव में वो उनको कागज ही चाहिए था? आप लोगों को क्या लगता है? नो मैम, उसे रिश्वत चाहिए था। बिल्कुल चाहिए था। तो बहाना था। भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र, जमीन किसकी है, इससे कोई मतलब नहीं था। अगर भोला राम जो दरख्वास्त लेकर लाए थे उसमें सिर्फ कुछ पैसे डाल दिए रहते, कुछ रुपए डाल दिए रहते, तो ये बिजली साहब जो है ये नाराज नहीं होते और उनको कायदा कानून नहीं सिखाते, भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र भी नहीं मांगते, है ना। लेकिन वो जानबूझकर ये बताना चाहते थे भोला राम को कि आपके कागज में सारी कमियां हैं, इसीलिए आपका काम जो है वो नहीं होगा। मतलब वो नियम कायदे कानून के समर्थक दिखने लगे इसमें बिजली साहब। ठीक है, फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। देखेंगे मतलब सोचेंगे, कर नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। यहाँ फिर देखेंगे का अर्थ है कि जब तक तुम पैसा लेकर नहीं आओगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर सबका ऑफ क्यों हो गया वीडियो भाई? हाँ, वीडियो ऑफ क्यों हो गया? श्रुति का इमो बना कर रखी है हंसने वाला, चेहरा दिखाओ भाई तुम लोग। तुम स्माइली दे रहे हो, स्माइली फेस वगैरह कुछ कुछ दे रहे हो, लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहे हो। बैड हैबिट। कुमार आशीष कुछ पूछना चाहते हो? अनुशंसा कुछ पूछना चाहती हो? हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो? नो मैम। नो मैम। तो पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। अब भोला राम को समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को, इतना ही समझ में आ गया, एक पटवारी से प्रमाण पत्र लेने में ही भोला राम को यह समझ में बात आ चुकी थी कि किसी अधिकारी को जब काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। यानी पटवारी से प्रमाण पत्र लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। अब भोला राम के मन में उम्मीद जगी कि अब मैं पटवारी से प्रमाण पत्र लेकर जा रहा हूँ,
अब बिजली अधिकारी को तो कनेक्शन देना ही पड़ेगा। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल चलकर भोलाराम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। अब लीजिए, साहब और एक कदम आगे निकले भोलाराम से, है ना। देखिए यहाँ हर एक पंक्ति में बच्चों व्यंग है, किस तरह से एक नियम कायदे कानून को धज्जी उड़ते हुए दिख रहा है कि किस तरह से सरकारी कार्यालयों में एक सही इंसान को गलत कार्य करने के लिए किस तरह से प्रेरित किया जाता है। ये कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है ना बच्चों। हाँ, दिख रहा है ना आप लोगों को। Yes, Yes, ma'am. से Yes, एक ma'am. इंसान जो नियम का पाबंद है, जो कितनी कठिनाइयों को झेल कर चाह रहा है कि उसका काम हो, लेकिन सरकारी तंत्र में जानबूझकर विघ्न पैदा किया जा रहा है और एक सही इंसान को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो अब भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए, बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा। घुड़कते हुए मतलब ह्यूमिलिएट करते हुए नहीं, किसी को कहते हैं घुड़कते हुए। तुम्हारे कहने से मान लेके तैयार हो गए? यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है, इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। अब देखिए, अपने आप को कायदे कानून के पाबंद दिखाते हुए कह रहे हैं, तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोलाराम ने निरीहता के साथ जवाब दिया। यहाँ निरीहता को अंडरलाइन करें और देखिए नीचे उसका अर्थ दिया हुआ है, लाचारी। निरीह होता है लाचार, निरीह शब्द का अर्थ होता है लाचार और निरीहता का अर्थ होता है लाचारी, बेबसी। ठीक है, तो बेचारा भोलाराम कहता है कि तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। आपने कहा था कि नक्शा लेकर आने के लिए और प्रमाण पत्रों में लेकर आया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? अब देखिए दूसरी अड़चन। पहली अड़चन क्या थी बच्चों? प्रमाण पत्र और नक्शा। याद रखोगे दिमाग में, प्रमाण पत्र और नक्शा। तो जहां पर ये प्रमाण पत्र और नक्शा है वहां पर नंबर 1 डाल लो, पेंसिल से अंडरलाइन करके वहां नंबर 1 डाल लो कि पहला बिजली साहब ने क्या अड़चन लगाया? प्रमाण पत्र और नक्शा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि बिजली साहब ने निरीक्षण करते हुए कहा, यहाँ पर 2 नंबर लिखिए कि खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने में जो खुशी महसूस होती है वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। ठीक है, वे बोले, नदी किसकी है? पता नहीं है, तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी किसकी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। यानी तुलना यहाँ किससे की गई है? उस शिक्षक से जो बच्चों को विद्यालय में पढ़ाता कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे घंटी बजती है उससे कुछ देर पहले लंबा चौड़ा होमवर्क दे देता है। वही स्थिति यहाँ पर इस सरकारी अफसर की थी, अधिकारी की। लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। यानी बड़े बड़े नेता, प्रख्यात दादा यानी जो गुंडे किस्म के लोग थे, उन सब ने कह दिया कि नहीं, नदी के मालिक हम लोग नहीं हैं। इन रण बाकुड़ों, अब देखिए अंडरलाइन कीजिए, रण बाकुड़ों, इसका अर्थ होता है युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक। से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा। अब वो बिजली विभाग से कहाँ पहुंचा? बिजली विभाग के ऑफिस से कहाँ पहुंचा बच्चों? अब किस विभाग के पास पहुंचा? जंगल दफ्तर। जंगल दफ्तर की देहरी पर। जंगल दफ्तर।
भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर में दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। यानी ये जंगल साहब जो हैं, है ना, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट अफसर, कहते हैं ना, फॉरेस्ट अफसर जो होते हैं, ये भी कम नहीं था, इसका भी काम था जंगलों को काट कर और उसको बेच देना, पेड़ों को बेच देना, और अनाधिकृत तरीके से, यानी जंगल काटना भी गुनाह है, जिस तरह से पशु पक्षियों को मारना अपराध है, जंगल काटना भी अपराध है। और ये फॉरेस्ट अफसर इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि ये जंगलों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन स्वयं ही जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब फिर बात ही क्या है। यानी ये रक्षक कम होते हैं, भक्षक ज्यादा होते हैं। ये पेड़ों को गलत तरीके से कटवा कर, और इनको लगता है कि इतना बड़ा जंगल है, इसमें से अगर 10 पेड़ कटवा कर बेच ही देंगे तो किसको पता चलेगा, और ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं वो, कि जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, तो क्या जंगल अधिकारी को, जंगल अफसर को जंगल काटने का ठेका दिया जाता है कि जंगल की सुरक्षा का ठेका दिया जाता है? बताओ, वो नौकरी किस लिए करते हैं? मैम जंगल जंगल की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा का ठेका दिया जाता है। सरकार, फॉरेस्ट अफसर जंगल की रक्षक बनने का, उनका काम ही है जंगल का रक्षक। आप लोग सुने हो DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर, यानी जो जंगल की रक्षा करें। फॉरेस्ट अफसर यानी जो फॉरेस्ट यानी जंगलों की देखभाल करें। अनाधिकृत तरीके से यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर जंगल में उसको पेड़ों को काटता है तो उसको मुकदमा करना, उसको सजा दिलाना, ये काम होता है। लेकिन खुद ही जब फॉरेस्ट अधिकारी, जंगल अधिकारी पेड़ों को काटने लगे तो भला उनको कौन बचाएगा? उनको तो फिर जिन लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या करेंगे, सरकार को इस बात की खबर करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों को खबर करेंगे कि भाई ये जो फॉरेस्ट अफसर है, जंगल अधिकारी, ये पेड़ों को कटवा रहा है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब वो कह रहा है कि नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे, नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। सुन लीजिए आप लोग, ये कथन उनका खुद फॉरेस्ट अधिकारी का है कि अगर नदी हमारी होती तो क्या पेड़ों की तरह वो कब की साफ हो गई होती। यानी मैं नदी का एक एक कतरा, पानी का एक एक कतरा अब तक समाप्त कर दिया गया रहता, जिस तरह से जंगलों को मैंने साफ करवा दिया। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। अब उन्होंने बता दिया कि कहाँ जाना है, खनिज विभाग वालों से। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छिल रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम उसकी एक एक बूंद रॉयल्टी पर उठा देते, मतलब एक एक बूंद जो है वो हम बेच देते, उसके बदले में पैसा ले लेते। ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। अब वो कह रहे हैं कि हमको तो मलाई मिलता ही नहीं है खाने को, अगर एक एक बूंद अगर मेरे विभाग में आता, ये नदी खनिज विभाग में, तो मैं इसका एक एक बूंद का सौदा कर लिया रहता। जाओ राजस्व विभाग के पास। अब वो बेचारा कहाँ जाता है, भोला राम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ। शरणम गच्छामी यानी शरण में जाना। अब वो तहसीलदार के शरण में जाता है। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, यानी राजस्व विभाग जो है, खनिज विभाग तो मिनरल जिसको कहते हैं, है ना, जमीन की जब खुदाई होती है, भूमि की जब खुदाई होती है तो उसमें से मिनरल्स निकलते हैं, जो पेट्रोल, उसके बाद तांबा, सोना, चांदी, तो वो खनिज है ना, उसका ये विभाग है। तो नदी का हमसे क्या संबंध, नदी का तो जल लिक्विड है, उससे हम लोग का क्या संबंध है। परेशान भोला राम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग में ही बदा है हुजूर, यानी बहते हुए नदी में आप ही तो हाथ धोते हैं। एक मुहावरा का प्रयोग किया भोला राम ने कि उससे भी तो फायदा आप ही को मिलता है। तहसीलदार ने भोला राम को घूर कर देखा, लेकिन भोला राम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं, सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही
यह सब हो जाता है, जरूर नदी आपके ही अंडर में आती होगी। अब भोला राम सीधे उन पर आरोप लगा देता है कि नदी में जो साग सब्जी बुआ जाता है, उसकी जो बुआई होती है, उसका ठेका भी आप देते हैं, सरकारी टैक्स की वसूली कर, यानी सरकारी टैक्स आप ले लेते हैं लेकिन बिना रसीद दिए वो पैसा आपकी जेब में जाता है, यह सब तो करते ही हैं साहब आप, तो जरूर नदी आपके ही अंडर में आती होगी। भोला राम, हाँ, तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? अब सोचिए, अब तहसीलदार स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भोला राम से पूछता है कि यह नदी जो है बहकर सीधे समुद्र में मिलती है या कहीं गुम हो जाती है? भोला राम ने बताया, हुजूर, आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया है। अब इस नदी पर बांध बना दिया गया तो क्या हो गया, उसका पानी रुक जाएगा, बांध बनाकर बांध दिया गया है पानी को। यह सुनकर तहसीलदार का नियम मुंह जाग उठा, बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। अब उन्होंने कहा, एक तो बांध बना दिया गया है तो वहां के लोगों को सिंचाई, हाँ बोलो, नहीं खाएंगे। हेलो पल्लवी कुमारी, अपने आप को म्यूट करो, आवाज आ रही है। पल्लवी कुमारी, अपने आप को म्यूट करो। तो तहसीलदार बोल रहा है, उसका नियम कानून, नियम के प्रति उसका जो उसकी जो भक्ति थी, है ना, सरकारी भक्ति, नियम की भक्ति, वो उसकी जागृत हो गई। तो वो कह रहा है कि देखो, बांध बना दिया गया है तो वहां के लोगों को तो पानी कम मिलता है, जितनी पानी मिलनी चाहिए वो वहां के लोगों को मिलता है सिंचाई के लिए, तो तुम अगर पंप लगा लोगे तो उतना पानी कम हो जाएगा, तो वहां के लोग सिंचाई कैसे करेंगे, और लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जो बांध बनाया गया है वो बांध बेकार हो जाएगा। तहसीलदार ने कहा, फर्क पड़े या ना पड़े, यह नियम का सवाल है, काम भले ही देर से हो लेकिन पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता का अर्थ नीचे देखिए क्या दिया है, पक्का या मजबूत। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP, HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। 5 HP का पंप चलाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। अब तुम जाओ सरकारी विभाग के पास, सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ। सरकारी नियमों के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा। नतमस्तक मतलब सिर झुकाना। अब वो देख लिया कि सारे सरकारी अफसरों, सरकारी कार्यालयों में जाने के बाद वो देख लिया और समझ लिया कि सरकार के ये जितने नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये लोग बिना रिश्वत लिए मेरा काम नहीं करेंगे, और इसलिए वो इन सब के आगे, इन सभी रिश्वतखोरों के आगे अपना सिर झुका लिया। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। एक कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना, यदि वर्षा होती भी है और कृषि पूरी तरह से सूख जाए, खेती सूख जाए और तब बारिश हो तो उस बारिश का कोई महत्व नहीं है ना बच्चों। तो इसी तरह से उसने कहा, काम देर से हो और इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। मरता क्या ना करता, भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। अब उस बेचारे के पास तो कोई उपाय था नहीं, वो सरकारी सिंचाई दफ्तर पहुंचा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, मुंह बिचकाना मतलब मुंह बनाना, तरह तरह से मुंह बनाना, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहां से देंगे। इस बार भोला राम ने झल्ला कर कहा। अब भोला राम का सब्र जो है, उसका धीरज जो है, धैर्य जो है वो समाप्त हो गया। तो क्या भोला राम की जगह आप होते तो आपका धीरज समाप्त नहीं होता? बताइए, आप लोगों का धैर्य समाप्त नहीं होता, होता या नहीं? यस मैम, यस मैम, हो जाता। कर झल्ला कर बोल रहा है, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब, जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। अगस्त्य मुनि की कहानी पता है आप लोगों को? हाँ, अगस्त्य मुनि वो थे जिन्होंने क्या किया था, गंगा को पूरा
पी गए थे, पी अगस्त लिया था। मुनि गंगा को पी गए थे, ठीक है। और जब फिर गंगा को पृथ्वी पर लाना था, क्योंकि पृथ्वी पर जब अकाल पड़ा था, तब लोगों ने शिव से आराधना की कि आप गंगा को पृथ्वी पर लाइए। तो शिव ने कहा कि मैं गंगा को तो पृथ्वी पर लाने के लिए आप लोग अगस्त मुनि से प्रार्थना करें। तो मुनि के पास जाकर लोगों ने प्रार्थना किया, तो उन्होंने कहा कि गंगा जब आएगी हिमालय से, तो उसकी लहरें बड़ी तेज होंगी, बड़ी तीव्र गति से वो आएंगी, तो मनुष्यों की भलाई करने के बजाय क्या होगा, सारे मनुष्य उस पानी की धारा में बह जाएंगे, गंगा के जल में। तो उन्होंने कहा कि शंकर को कहिए। तब अगस्त मुनि ने पानी को, गंगा के जल को पी लिया, और फिर उन्होंने कहा कि शंकर की आराधना करें आप लोग, कि शंकर अपनी जटाओं से गंगा को निकालें। और तब आप लोग कहीं कहीं फोटो देखते हैं ना कि शंकर जी की जटा से गंगा निकलती है, देखे हो? हाँ यस मैम। हाँ। तो यस शंकर मैम। जी अपनी जटा में गंगा को लपेट लिए, और गंगा की गति जो है वो धीमी हो गई, और धीमी गति से गंगा पृथ्वी पर आई। तो ये घटना उसी समय की है कि उन्होंने कहा कि मेरा 5 हॉर्स पावर का इतना छोटा सा पंप, क्या वो अगस्त मुनि है जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा? सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा। अब सिंचाई साहब चिढ़ गए और कहे, हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं, लिखित में कुछ देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हमने अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है। इसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता का कोई खतरा तो नहीं है। तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब सोचिए, वो बोला कि हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर के पास खबर भिजवाएंगे। वो जाएगा बांध के पास और इस बात की खोज खबर करेगा कि जल ग्रहण क्षेत्र में कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को, यानी बांध को जो डिजाइन किया गया है कि कितना पानी ये बांध जो है अपने में रोक कर रख सकता है, इसकी क्षमता। और फिर इसके बाद वो इस बात की जांच करेगा कि जो पानी है वहां पर, उसमें से अगर 5 हॉर्स पावर का पानी अगर तुम लेते हो तो बांध को कोई खतरा तो नहीं है, यानी जितना पानी चाहिए बांध को उसमें से उतना निकल जाएगा, तो बांध को कोई खतरा तो नहीं है। और तब जब सब चीजों से, सारी बातों से जब मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दूंगा। इस लंबी खानापुरी को सुनकर भोला राम भयाक्रांत हो उठा। भयाक्रांत का मतलब क्या होता है? डर जाना। शब्दार्थ बच्चों आप लोग डर कंठस्थ जाना। कर लेंगे, और ये जितनी कठिन वर्तनी है इसको भी तरह से याद करके शब्दार्थ को भी याद कर लेंगे। अब बस भोला राम डर गया। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब गुर्राए, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे, कम से कम 1 माह का तो समय लग ही जाएगा। भोला राम को बेहोशी सी आने लगी। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। बच्चों बताओ कैसे लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन दे दिया? बताओ। रिश्वत लेकर। मैम रिश्वत। हाँ। अब भोला राम ने नियम कानून के तहत जिस काम को करना चाहा बिना रिश्वत दिए, जिस कार्य को वो सोचा कि बिना रिश्वत दिए ही काम हो जाएगा सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाने से, लेकिन अंततो गत्वा यानी फाइनली अंत में भोला राम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, और सरकारी तंत्र के सामने, सरकारी अफसरों के सामने उसे नतमस्तक होना पड़ा। और जिस गलत कार्य को करना नहीं चाहता था भोला राम को, अंत में, क्योंकि उसके दोस्तों ने भी कहा कि भारतीय परंपरा क्या है कि बिना किसी से अनुमति लिए कुछ पैसे रिश्वत में दो और तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन भोला राम ये गलत काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अंत में एक सच्चे इंसान को रिश्वत देना ही पड़ा, क्योंकि नियम कानून के तहत उसका काम नहीं हो रहा था। तो इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि मनुष्य एक सही इंसान को गलत राह पर चलने के लिए ये कौन प्रेरित करता है? हमारा सरकारी तंत्र। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? हाँ,
आ रही है ना? Yes. Yes, ma'am. तो Yes, लाइन ma'am. मैन खुश हो गया, विद्युत मैन जो कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। पंप मजे से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। यानी ये जिन जिन लोगों के पास गया था भोला राम, वे सब समय समय पर आते हैं निरीक्षण करने। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, तब तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। इस पंक्ति में बच्चों व्यंग है। क्या श्रद्धा दृढ़ होगी सरकारी नियम के तहत? बताइए, सरकारी नियमों के लिए क्या उसकी श्रद्धा पैदा होगी? नहीं, बल्कि उस पानी को देखकर, उस पंप को देखकर भोला राम को यह बात जरूर याद आती होगी कि इसी पंप को लगवाने के लिए उसने नियम कानून का सहारा लिया, लेकिन लोगों ने उसे दर दर ठुकरे खाने के लिए भेजा, है ना? सबसे पहले गया, वो कहाँ गया? अब आप लोग बताइए कि सबसे पहले भोला राम कहाँ गया था? बताइए। बिजली विभाग। बिजली विभाग। बिजली साहब के दफ्तर गया था। नंबर 1 कहाँ गया था? बिजली साहब के दफ्तर। बिजली दफ्तर। दूसरी बार कहाँ गया? जंगल साहब के दफ्तर। जंगल साहब के पास, है ना? दूसरी बार वो कहाँ गया? जंगल साहब के पास। जंगल साहब के। हाँ, यहाँ पर सिंचाई के लिए सरकार, हाँ यहाँ पर देखिए सिंचाई की बात आती है। साहब मैम उसके बाद खनिज हाँ, दूसरी बार वो जाता है विभाग। पटवारी के पास ना, पटवारी के पास जाता है प्रमाण पत्र और नक्शा लेने। जंगल साहब के पास। हाँ, पटवारी के पास जाता है। फिर पटवारी के बाद तब वो कहाँ जाता है? तीसरा जंगल साहब के पास। तब जाता है वो जंगल साहब के पास, है ना? तीसरा जंगल साहब के पास जाता है। चौथी बार कहाँ जाता है? खनिज विभाग। चौथी बार वो खनिज साहब के पास जाता है। पांचवी बार तहसीलदार के पास। राजस्व विभाग। राजस्व विभाग। नहीं, तो खनिज विभाग ने कहा कि राजस्व विभाग के पास जाओ, तो वही राजस्व विभाग के जो तहसीलदार हैं, 5वां व्यक्ति तहसीलदार के पास जाता है। तो तहसीलदार फिर उसको बोलता है कि कहाँ जाना होगा तुमको? सिंचाई विभाग दफ्तर। तब वो सिंचाई साहब के पास जाता है, 6ठा नंबर व्यक्ति सिंचाई साहब, ठीक है? और तब सिंचाई साहब वो इतनी सारी बातें बोलते हैं कि मेरा एसडीओ है जो सब इंजीनियर को लेकर जाएगा, ये करेगा, वो कर, यानी 6 लोगों के पास वो जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर वो जाते हैं, पहले बिजली साहब, बिजली साहब के पास जाते हैं, उसके बाद पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी के बाद जंगल साहब के पास जाते हैं, फिर खनिज साहब के पास जाते हैं, फिर तहसीलदार के पास यानी राजस्व विभाग के तहसीलदार के पास जाते हैं 5वीं बार, और 6ठी बार जाते हैं सिंचाई विभाग के दफ्तर में, और सिंचाई साहब उनको चिढ़कर बोलते हैं। और तब अंत में भोला राम लाइनमैन को कनेक्शन, लाइनमैन को भारतीय परंपरा के अनुसार लाइनमैन को कुछ पैसे देकर कनेक्शन ले लेते हैं और मजे से खेती करने लगते हैं। समझ में? ये कहानी जब भोला राम ने पंप लगाया, इसके द्वारा जो लेखक हैं ईश्वर शर्मा, सभी लेखक और कवियों का नाम बच्चों आपको कंठस्थ होना चाहिए, ओके? तो ईश्वर शर्मा ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में आज भी बच्चों ये व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी जाती है। सरकारी तंत्र की जो हमारी व्यवस्था है कि सरकारी कार्यालयों में सिर्फ दरख्वास्त लेकर का काम नहीं बनता है, और अगर आप दरख्वास्त लेकर जाते हैं, कुछ रिश्वत नहीं देते हैं, आपका काम समय पर नहीं होगा। वही स्थिति हो जाएगी का बरसात जब कृषि सुखाने, यानी जब आपका काम समाप्त हो